नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मोदी मांगे मोर, अल्पसंख्यकों पर जोर। उत्तर प्रदेश की फिजाएं सर्द हैं, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं। जाहिर है माहौल चुनावी है और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर नजर तमाम दलों की है और अब जनता का समर्थन पाने हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ सत्ता के सिंहासन पर काबिज हुई भारतीय जनता पार्टी, जिसे सबसे ज्यादा यूपी से सीटें मिली, लेकिन इस बार बीजेपी का जोर ज्यादा सीटें जीतने पर होगा, जिसके लिए बीजेपी ने अपने पारंपरिक वोटर्स के साथ साथ मुस्लिम मतदाताओं को साधने की भी तैयारी कर ली है। बीजेपी ने 3 दिन तक लखनऊ में हुए मंथन के बाद कार्यक्रम तय किए। कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश में शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसकी टैगलाइन न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है रहने वाली है। पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा सभी 80 लोकसभा सीटों पर यह कार्यक्रम करेगा और इसके लिए हर लोकसभा सीट पर 1000 से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं के साथ कार्यक्रम किए जाएंगे। नमो मित्र सभी जिलों में नमो ऐप वॉलंटियर्स के साथ कार्यक्रम करेंगे और इस दौरान भी विस्तारक सेक्टर और बूथ को मजबूत करेंगे। देश की 543 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने 4000 विस्तारक तय किए हैं। बीजेपी की ओर से कहा गया है कि शुक्रिया मोदी भाईजान मुस्लिम बहनों से पीएम मोदी भाई जैसा रिश्ता कायम करने में भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम को बल देंगी वो योजनाएं जिनसे हर वर्ग को लाभ हुआ। इसके साथ ही 3 तलाक जनहितैषी योजनाएं जिसका सीधा लाभ हुआ है महिलाओं को। कुल मिलाकर पीएम मोदी को मुस्लिम आवाम के बीच मोदी भाईजान बनाकर प्रेजेंट करेंगे बीजेपी। लेकिन इससे मुस्लिम बीजेपी के साथ आएंगे या नहीं, अगर आते हैं तो बीजेपी के कोर वोटर्स का साथ क्या बरकरार रहने वाला है, और अगर मुस्लिमों को बीजेपी साधने में कामयाब हो गई तो मुस्लिम वोट बैंक पर जिनका अब तक राज रहा वो राजनीति के अखाड़े में किसके बल पर खड़े होने वाले हैं, यानी प्लान बी क्या है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ रिएक्शन है वो आपको पहले सुनवा देते हैं। जो इतनी बड़ी तादाद में लगभग 1.5 करोड़ केवल महिलाओं को लाभ मिला है इस योगी सरकार के अंदर मोदी जी की अगुवाई में, और जिसको घर मिला है, जिसको छत मिली, जिसको राशन मिला, जिसको उज्ज्वला योजना का लाभ मिला और जिस बहन को शौचालय का लाभ मिला, वो सब आज दिल से कह रही हैं शुक्रिया मोदी भाईजान, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। तो जो भाई का ताल्लुक़ है वो बहन के साथ उसी तरीके से जो उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए मोदी जी ने इन 9 सालों में काम किया है, निश्चित रूप से वो 2024 के चुनाव में बड़ा काम करेगा और 24 के चुनाव में बहनें अपने भाई को जिताने के लिए वोट करेंगी। इसलिए नारा है कि न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई। की नीतियों से देश का हर समाज, हर तबका प्रभावित है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खाने के दांत और हैं और दिखाने के दांत और हैं, और इस प्रकार के नारे देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की इस प्रकार की छलावे वाली जो दावे हैं, कार्यक्रम है, उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को देश और समाज पूरी तरीके से पहचानता है और जानता है। प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ अपने चुनिंदा उद्योगपति मित्रों के लिए काम कर रहे हैं। आज इसी वजह से देश में व्यवस्थाएं बदहाल हैं। डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में है, लेकिन दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। महिलाओं पर जो अत्याचार हाथरस, लखीमपुर, उम्भा से लेकर और बीएचयू जहां बीजेपी के नेता शामिल हैं, इन सब विषयों पर भी जनता जवाब मांगेगी। भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल है। प्रधानमंत्री जी के पास अब बताने को कुछ नहीं है। जनता 2024 में बदलाव करने जा रही है। 24 में बदलाव हो गया नहीं, लेकिन रणनीति में बदलाव हो गया है और विपक्ष अक्का बक्का है कि साहब हम सोचते नहीं उससे पहले कुछ हो जाता है। खैर, मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, जावेद अहमद प्रवक्ता हैं, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद साहब, स्वागत है आपका। और अनीता अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कपिस जी हमारे साथ सपा से जुड़े हुए हैं, शान खान कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। जावेद अहमद जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, मुस्लिम स्कॉलर हैं आप, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले मैं जावेद साहब आप ही से समझने की कोशिश करूँगी कि अब शुक्रिया मोदी भाईजान, न खाई है न गड्ढा है, कुछ भी नहीं है, आप सीधा भाई बहनों का रिश्ता है। आप
और तमाम वो मुद्दे जिनमें योजनाओं का बखान करती हुई भारतीय जनता पार्टी कि सीधा मुस्लिमों को, खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं को फायदा हो रहा है। आंकड़ों पर नजर डालिए तो एक पैटर्न जो वोट बैंक का है, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो बीजेपी की तरफ जाते हैं, लेकिन बीजेपी और मोदी मांगे मोर, तो मोर मिलने वाला है उनको जावेद साहब? नहीं, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस मौके में हमें शामिल किया इस चर्चा में। ये एक राजनीतिक मुद्दा है जिसमें हर सरकार या दल को इस बात का हक है कि अपने किए हुए काम को प्रदर्शित करे, आंकड़ों में करे और उसका अपने जनता के सामने अपने लेके जाए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या सरकार जो बात कह रही है आंकड़े पर, धरातल पे उन लोगों के साथ ये काम हुआ है? तो अगर दो प्रतिबिंब हैं, अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो उनके जो मदरसे हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रहे हैं टीचरों को पिछले कई महीनों से, यानी मेरे ख्याल से 12 महीने से ज्यादा हो गया होगा। दूसरा, यूपीए सरकार के दौर में एक मल्टी सेक्टोरियल डेवलपमेंट स्कीम थी सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन से, वो स्कीम पूर्णतः बंद कर दिए गए। तीसरी बात, मदरसों की जांच पिछले 2-2.5 साल से हो रही है, लेकिन सरकार ने कोई मूलभूत ढांचा या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बुनियाद के लिए स्कीम नहीं ला पाई। जरूर तारीफ के काबिल है ये सरकार, जहां पे इतनी चीजें हैं, कुछ अच्छे काम भी किए हैं। पहली बार सरकार ने मदरसों के बच्चों को पुलिस भर्ती में शामिल करके एक बहुत ही बड़ी निर्णायक फैसले लिया है। साथ ही साथ क्या अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सामाजिक दशा बदलने के लिए नारे काफी हैं? क्या आपके मंत्रालय में जितनी भारी भरकम उत्तर प्रदेश में आपकी साइज है विधानसभा की, उसमें क्या किसी कैबिनेट मंत्री बनाया आपने? नहीं। यही बात केंद्र में भी है, केंद्र में भी अल्पसंख्यक मुक्त सरकार है, कोई मंत्रालय नहीं है। तो इस देश में डेमोक्रेसी में जरूरी है कि हर वर्ग को रिप्रेजेंटेशन मिले। अगर ये रिप्रेजेंटेशन का दायरा या रेशियो बराबर नहीं रहा तो कहीं ना कहीं अहित है। अभी आप देखेंगे 4 महीना पहले मऊ में घोसी विधानसभा है, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णायक फैसला होना था और उसमें जो नारे थे वो ये नारे थे कि जो हमारे जो दूसरे पिछड़े वर्ग मुसलमान हैं उनको लेके चला गया था। बहुत कोशिश करना हर पार्टी का, राजनीतिक दल का, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। इससे ये नतीजा निकलता है कि इस कम्युनिटी के साथ जो डबल स्टैंडर्ड का व्यवहार हो रहा है, वो कहने में तो है भाईजान कौन नहीं बनाना चाहता है, लेकिन आपने इतना दूर क्यों कर दिया? इतना दूर कैसे कर दिया आपने? तो ये समरसता और जो विकास है, इन दोनों का तालमेल होगा तो ये बहुमुखी नहीं चहुमुखी विकास हो सकता है और ये बहुत जरूरी है। हम एक नागरिक हैं, हम देश के नागरिक हैं। जो भी मूलभूत में जो भी परिवर्तन होता है, विकास होता है, हर देश का हर नागरिक उसके लिए हिस्सेदार है। और जो काम सराहनीय है, जैसे मैंने बताया आपको। ठीक है सर, लौट रही हूँ आपके पास अब जावेद साहब, जरा सर रुकिए। हाँ, करता है। ठीक है, मुझे लगता है बेहतर अनीता अग्रवाल जी आपको सुन पाई होंगी। अनीता अग्रवाल जी, आप सुन पाई जावेद साहब को? अनीता जी, आवाज मिल रही है? डिवाइस आ रही है आपको आवाज? मैं आपसे जावेद जी की बातों का जवाब तो आप दें, लेकिन उसके अलावा बात ये भी है कि अब तक ये माना जा रहा था कि आपका जो कोर वोटर्स है आपकी नज़र उस पर ही है, लेकिन अब आप दूसरा स्टैंड लेते हुए शुक्रिया और भाई बनाते हुए, भाई वाली पॉलिटिक्स करते हुए बड़े परेशान है विपक्ष की। एक कोर वोट बैंक तो उनका था कम से कम, उस पर भी आप हाथ डाल रहे हैं। समझ नहीं आ रहा उनको कहाँ जाएं। और दूसरा, अभी जावेद साहब तो कह ही रहे हैं कि आप बताइए भला अल्पसंख्यक मुक्त आपका केंद्रीय मंत्रालय क्यों है, आपका कैबिनेट में कोई मुस्लिम मिनिस्टर क्यों नहीं है? आप कहते हैं कि मुस्लिमों के साथ आप हैं, लेकिन राजनीति में कोई उनका हिस्सेदारी दिखती नहीं है। बताइए। देखिए पारुल जी, सबसे बड़ी बात है हम सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास लेकर चले हैं। उसमें हमने ना हिंदू देखा है, ना मुस्लिम देखा है, ना हमने सिख देखा है, ना हमने क्रिश्चियन देखा है। हम तो जो भी हिंदुस्तानी है, हमारे प्रधानमंत्री सीधे यही कहते हैं 57 करोड़ जनता के वो प्रधानमंत्री, वो सबको हम तो इस तकनीकी के वसुदेव कुटुंबकम वाले। फिर देश में हम क्या अपना और क्या पराये की बात करेंगे? जब हम सबके लिए काम करते हैं तो सबके ही तो वोट मिलेंगे हमें, और जो काम करता है उसको जनता अच्छे से जानती है। उसके लिए ये नहीं है, मुस्लिम भी बहुत समझदार है और हिंदू भी समझ, सब पूरी
जनता समझदार है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। उनको गुमराह नहीं किया जा सकता। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, उनकी जमीनी स्तर पे उनका काम कर रहे हैं, उनको आवाज दे रहे हैं, उनको शौचालय दे रहे हैं, उनकी सारी समस्याओं का हल कर रहे हैं, महिलाओं के लिए 3 तलाक खत्म कर रहे हैं, और जब महिलाओं को इतनी सुख सुविधा मिल रही है तो आज अपने आप उनको लग रहा है। देखिए, हर जनता कह जाती है हमें काम चाहिए और हमें मतलब हर तरह का सुविधा चाहिए, और जो सुविधा सरकार दे रही है, आज चाहे विकास कार्य हो, देखिए विकास कार्य भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, आज देश का नाम पूरे विश्व में नंबर 1 पे लिया जाता है, भारत का नाम, और उसमें हमारे हिंदू भी खुश है, मुस्लिम भी खुश है, सब खुश है। उसमें ये नहीं है कि हाँ भारत का नाम आगे बढ़ता है दूसरा कोई दुखी है। सब ये है कि हमारे भारत का नाम आगे बढ़े, इसमें भारत की प्रतिष्ठा सबके लिए बराबर है। तो हम सबका साथ सबके विकास के लिए जब चलते हैं तो हमें इस चीज को अच्छा मालूम है, जनता बहुत समझदार है, चाहे वो किसी भी कौम की हो, किसी जाति की हो, किसी बिरादरी की हो। हम सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करते हैं और इसी मुद्दे को लेके आगे बढ़ते हैं। चाहे उसमें आप ये कह दें कि हाँ मोदी जी भाईजान हो रहे हैं, कोई इनको भाईजान कहता है, कोई इनको भाई कहता है, कोई इनको कुछ कहता है, भाई वो सबके मसीहत तो है। तो आपका कैंपेन है ना मैडम, अभी किसी ने कुछ कहा ही नहीं है, तो आप ही की तरफ से कैंपेनिंग की जा रही है, इसमें दूसरों का तो फिलहाल कोई आया ही नहीं अभी कि वो क्या मानते हैं। ना आप सुनिए, हमारे मुस्लिम भाई लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। जो हमारे साथ मुस्लिम भाई खड़े वो कह रहे हैं हमारे भाईजान है। हम आपको आज जो जिस भाषा में उसका उपयोग करना चाहता है वो उस भाषा में उनका उपयोग कर रहा है। हम लोग तो मोदी जी को मानते ही हैं, सब लोग मानते हैं, लेकिन वो लोग अपना भाईजान मानते हैं। मिनिस्टर थे, उनको भी उनका इस्तीफा हुआ, उसके बाद किसी और को मंत्री नहीं बनाया, मुस्लिमों को टिकट नहीं देते, आप ये आरोप लगाए जाते हैं जावेद साहब और उनके संगठनों की तरफ से। जी नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे भी हमारे मंत्री मुस्लिम है, हमारे केंद्रीय मंत्री में मुस्लिम, हमारे साथ अल्पसंख्यक पूरा मोर्चा है, अल्पसंख्यक आयोग है हमारे यहाँ मदरसों के लिए, और यहाँ तक कि हमारे जो अबाल आयोग है वो भी मदरसों के लिए भी काम करता है। मदरसों में बराबर आज की आधुनिक शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर बच्चों के हाथ में एक हाथ में कुरान है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर भी होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप उनको आज की तकनीकी शिक्षा होनी चाहिए ताकि बच्चे आगे बढ़ सके, वो इंजीनियर बन सके, प्रोफेसर बन सके, सचिव बन सके, IAS PCS निकल सके। इसलिए एक मैं भी पूछ रही थी कि कौन सी वो योजनाएं हैं जो खास तौर पर मुस्लिमों के लिए हैं, तो कई सारी बताई भी गई और कई सारी ये भी बताई गई कि आगे आएंगी। मैं लौट रही हूँ अभी, सबके लिए भी है, ऐसा नहीं है कि आवाज हम लोग ये नहीं कहते कि इस देश में पहला अधिकार इसका या इसमें पहले अधिकार नहीं। वो 400 पार जब नंबर आया था ना मैडम, तो वहां पे आधी पिक्चर तो वैसे ही साफ हो गई थी कि क्या क्या हो सकता है। आ रही हूँ, अब रुक जाइए थोड़ा सा, कांग्रेस से भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। शंकर, ये तो सच है कि कांग्रेस का वोट % खिसका है साल दर साल, चुनाव दर चुनाव, और उत्तर प्रदेश में तो बहुत हालत खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुरुस्त नहीं हो सकती। लेकिन दुरुस्त कैसे करेंगे? हिंदू वोटर्स के लिए राममय हो रही है अयोध्या देश, और अभी मुस्लिम वोटर्स के लिए शुक्रिया मोदी जी भाईजान। अभी क्या करेंगे आप, क्या आपके पास है? देखिए पारुल जी, ये जो भाजपा का अभियान है, इससे प्रतीत होता है कि भाजपा की जमीन खिसक चुकी है, क्योंकि जनता ने इनके निम्न कामों को, इनके घटिया कामों को देख लिया। कहीं पे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी BHU में सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं, तो कहीं पर मुसलमान के नाम से राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। तो ये इनके घटिया काम है जो जनता पहचान चुकी है। अब दूसरी बात की मोदी भाईजान, अभी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले किसी विद्यालय में फादर का मतलब अब्बू बता दिया था और मदर का मतलब अम्मी बता दिया था, तो कुछ लोगों ने बड़ा बवाल काटा था। कुछ लोगों का धर्म जो है वो खतरे में आ गया था, कुछ लोगों को तुष्टीकरण दिखाई दे रहा था, कुछ लोग की भावनाएं आहत हो गई थी। तो भाजपा वाले जरा देख लेना कहीं भावना किसी की आहत ना हो जाए। और तीसरी बात कि ये काम यदि कांग्रेस पार्टी ने या किसी और दल ने किया होता तो मीडिया, आज आपके डिबेट का शीर्षक है मोदी मांगे मोर, तब मीडिया के डिबेट का शीर्षक होता कांग्रेस का इस्लाम प्रेम, कांग्रेस का मुस्लिम चेहरा, कांग्रेस का तुष्टीकरण, कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा, क्या कांग्रेस को हिंदुओं को वोट नहीं चाहिए, ऐसे शीर्षक होते। तो ये भाजपा का ढोंग पाखंड है। भाजपा पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। भाजपा चाहे जो अभियान चला ले, 2024 में उनको मुंह की खानी है। ये चाहे जितना नौटंकी कर लें, जनता इनके पाखंड को समझ चुकी है। कपिस जी, मामला इसलिए सीरियस हो चला है
क्योंकि इसे एक कैंपेनिंग की तरह भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उनके पास संगठन है, मजबूत संगठन है। जब कैंपेनिंग करती है तो उनके बूथ विस्तारक से लेकर ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ता तमाम सब एकजुट हो जाते हैं। और अगर इसी तरह समझाने में कामयाब रहे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुस्लिम वोटर्स मिले ही नहीं हैं अब उनको, बीजेपी को मुस्लिम वोट बैंक उनका बना हुआ है, जो उनका 8%, 9% रहा, उसमें 4.5, 3.5 ये महिला वोटर्स उनके बने हुए हैं। ये पैटर्न है 2004 से हम बात करें तो। लेकिन ऐसे में अगर इसी तरह से मनाने में रहे तो जो उनके पास है वो तो उनके साथ दिख ही रहे हैं, चाहे विधानसभा ले लीजिए चाहे लोकसभा ले लीजिए। और अगर इसी तरह की कैंपेनिंग रही तो फिर जो मुस्लिम वोटर्स आपके साथ है ये जाना जाता था। अभी हालांकि आपने पीडीए कर दिया है, तो अब ये ऐसा ना हो जो वापस बीजेपी के पास ये बचे हुए भी वापस जाने लगे और उनका जो 20% को लेकर वो टारगेट कर रहे हैं वहां पर सफल साबित हो जाए। सर देखिए, गोदी मीडिया का अगर बस चले तो विपक्ष तो हमेशा ही हक्का मक्का रहे। न कभी कर्नाटक में बनेगी क्योंकि वहां पे भी आरएसएस और हिमाचल और मध्य और क्या बोलते हैं आपका पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार, यहाँ हक्का मक्का कौन है, यहाँ परेशान कौन है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आपकी रिपोर्टिंग का जो पुट था भाईजान वाला, वो मुझे बड़ा शुक्रिया। वो 3 तलाक को लेके बेसिकली और ये दिखाया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग में मोदी जी ने 2 फाड़ कर दिए। एक और बहन है जो भाईजान को सपोर्ट कर रही और दूसरी तरफ जीजा लोग वो बड़े दिक्कत कि उनको जो है वो सजाएं हो रही। देखिए, बहन जब अपने पति को सजा कराए तब आनंद की अनुभूति है वो मोदी। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, एक बहनें और भी हैं हिंदुओं की जो बड़ी नाराज है। वो कह रही, बताइए मोदी जी आए थे, हम लोग सोचे थे कम से कम हिंदुइज्म की इतनी बात करते हैं तो हमारी भी तरक्की की कुछ बात करें, केवल एक तरफा 3 तलाक दे रहे। उन पतियों के लिए कोई एक्ट नहीं बना रहे हैं जिन्होंने अपनी पत्नी बिना तलाक के छोड़ रखी और न्यायालय में पहुंचने से पहले ही आप तो देख ही रही हैं, जब व्यापम घोटाला हुआ था तो 51 लोग शहीद हो गए। सर मजबूरी क्या है, कानून तो आप हमसे ज्यादा अच्छा समझते हैं कि जब तक केस दर्ज ही नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे। महिलाएं अगर केस नहीं दर्ज कराने जाएंगी, मामला अगर न्यायालय तक, पुलिस तक पहुंचेगा ही नहीं, तो इस मामले में पति का भी क्या बिगाड़ लीजिएगा। तो एक बात पूछ रहा हूँ कि अगर कोई महिला न्यायालय तक जांच ना दी जाए, इतने पावरफुल लोग बैठ जाए कि जस्टिस लोया का हत्या हो जाए और पता ना चले, किसी की बात कर रहे हैं। मैं तो आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इतनी बात ये कह रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। इतनी सरकार चल रही, विपक्ष हक्का बक्का, अब हम लोग का जवाब था, इसीलिए तो हम लोग परेशान नहीं। और मैं दूसरी बात, शान साहब प्लीज थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, रुक जाइए। मैं बार-बार आपको एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत हल्के नोट पे बड़ी गंभीर बात। कभी भी इस देश के अंदर अंग्रेजों की जागीर को स्वयं नहीं उड़ा पाए। अभी 4% वोट महिलाओं का है, वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहा, पुरुषों का अन्य में जा रहा। मतलब महिलाएं, अब लग रहा है मुस्लिम महिलाएं जो है वो क्या मुस्लिम पुरुषों से विवाह नहीं करे। और इतना मतफरका चल रहा है घरों के अंदर, इतना विवाद है मुस्लिम घरों के अंदर। नहीं तो वोट परसेंट तो है ना बीजेपी के पास, मुस्लिम वोटर्स 4.5 ये अभी लास्ट के चुनाव में, इसके पहले 3.5 विमेन वोटर्स ही हैं सर। ये तो छुपा नहीं है ना किसी से। नहीं सुनिए, एक आदमी ऐसा रहनुमा है जिसने अपनी पत्नी को कभी अपने साथ रखा ही नहीं, वो तो छोड़ दी। अरे पति पत्नी की बात करने के लिए नहीं बैठे हैं कपिल जी हम। मुझे ये बताइए, जो आपका सियासत का जो अल्पसंख्यक अभी आपने ए कर दिया है, जो MY पॉलिटिक्स आपकी चलती थी पहले, अभी उसका क्या कीजिएगा। उन्हें तो घेरने में लगे हुए बीजेपी और बीजेपी के 1000 महिलाएं हर संसदीय क्षेत्र में, और उनका पूरा का पूरा कार्यकर्ता। आप क्यों परेशान हो रही, आप मत परेशान होइए, आप हक्का बक्का मत। मैं क्यों परेशान होने लगी कपिल जी, आप मेरे प्रोग्राम को डिरेल कर देंगे। पति पत्नी का यहाँ पे काउंसलिंग थोड़ी ना चल रही है। बिल्कुल नहीं, मैं आपके सामने काउंसलिंग तो चलेगी जब 3 तलाक की बात कीजिएगा। अरे तो सर पति पत्नी की काउंसलिंग कराने थोड़ी ना बैठी हूँ मैं यहाँ पे, आपकी पार्टी में आपका, अब आपका पीडीए क्या करेगा ये पूछने के लिए बैठी हूँ मैं। मेरी बात सुन लीजिए, ये इनलीगल 3 तलाक पर कानून आया है, 3 तलाक पर कानून नहीं बना है। कपिल जी जैसे एडवोकेट हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे हैं सर? कहीं कोई रेट या कोई भी चीज आपने दाखिल नहीं की? नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत टाइम दे दिया सर, अब थोड़ा मैं बाकी मेहमानों को भी समय दे दूं, वापस आऊंगी।
मुझे बताइएगा अगर कोई प्लान हो इसके अगेंस्ट आपके पास, बीजेपी को कैसे इस मोर्चे पर घेरना है, तो मैं जरूर आपसे बात करूंगी। मैं लौट रही हूँ, रुक जाइए, आप ही की बातों का जवाब ले लेते हैं। कि अनीता जी बीच में बोल रही थी तो उनसे जान लेती हूँ कि वो क्या कहना चाहती हैं आपकी बातों पर। कहिए अनीता जी। देखिए कपिल जी को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। कपिल जी हमारे एडवोकेट भाई हैं, हम अच्छे जानते हैं, इसलिए ज्यादा कानूनों से खेलते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कपिल जी, आप हमारी आपकी विचारधारा अलग है, हमेशा अलग रही है, लेकिन हम लोग का मतभेद है, मनभेद नहीं है। इसलिए कम से कम आप ये चीज तो सोचिए कि हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, जहां मिलते हैं वहां यही चीज बात कर। और सबसे बड़ी बात एक चीज और देखिए, हमने कौन सा ऐसा काम है जो कि हिंदुओं के लिए किया, मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के, ये हिंदू मुस्लिम कौन करता है? आप ही लोग करते हो, हम लोग नहीं करते हैं। क्योंकि आपकी जब सरकार, एक सेकंड, अरे आप हंसिए मत, हम भी बहुत हैं, आप ज्यादा ना हंसिए, हमें भी हंसी बहुत आती है। 2 मिनट पहले सुन लीजिए, कपिल भाई से बात हो रही है, फिर आप भी सुन लीजिए। देखिए कपिल जी, सबसे पहले आप ये बताइए, आप जो है हमेशा ये कहते थे पहले मुस्लिम लड़की का अधिकार है यहाँ की योजनाओं में, और दूसरा क्या कहते हैं, आतंकवादियों के पक्ष में मुकदमे आप लोग ने कराए हैं, कार सेवकों पे गोलियां आप लोगों की सरकार ने चलाई है, अपराधियों को संरक्षण आपने दिया है। तो ये सब चीजें आपको मालूम, अच्छा नहीं, और फिर लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, अपराध कितनी आगे तक आगे बढ़ा। नहीं पहले कभी एक चीज बताइए कपिल जी, तो जनता तो सब जानती है ना, जनता से कुछ छुपा हुआ तो नहीं है ना। सजा देने की जगह पुरस्कार दे रही है आप सजा देने की जगह पुरस्कार क्यों दे रही है? क्या हमसे डरती है? समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी सरकार डरती है? अरे डर, हम तो भैया देखिए एक चीज बताएं, हम तो जनता के साथ है, जनता हमारे साथ, हम डरेंगे क्यों? देखिए हमें कोई डर नहीं है, लेकिन हम आपको एक बता रहे हैं, मेरी बात तो समझिए आप। अरे मेरी बात को सुनिए तो सही, आपकी बात मैंने बड़े आराम से, बड़े प्रेम से सुनी है, आप भी जब प्रेम से सुन लीजिए। देखिए चैनल पे देखिए कपिल भाई जी, कार करके अपनी बातें समाप्त कर रहा हूँ, अब आप बोलिए। देखिए कबीर जी, सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने सबका साथ सबके विकास किया, और आप ही लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन, वरना एक तरफा इंटरव्यू अलग चीज हो जाती है, डिबेट में शामिल होना अलग चीज हो जाती है, चुनाव के मूड में रहती है। लेकिन हम चुनाव के मूड में, आप ही लोग कहते हो ना कि क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं, आप लोग का कोई कार्यकर्ता जनता के बीच में नजर नहीं आता है। कोरोना काल में वैक्सीन का आपने मजाक बनाया कि ये वैक्सीन डिबेट डिरेल हो रही है मैडम, है जो जनता समझती है। एक टिप्पणी मैं शान खान जावेद साहब आपसे ले लूं। शान खान, जाहिर है कि अब हर एंगल से वोटर्स को साधने की कोशिश, फिर वो किसी भी जाति धर्म से जुड़े हुए हों, बीजेपी समझाने के लिए अपनी फौज उतार रही है और तरह तरह के कार्यक्रम, कैंपेनिंग हो रही है, उसके लिए उन्होंने अपने मुस्लिम मोर्चा को भी उतार दिया है। सवाल यह है, वोट परसेंट आपका अभी कम है उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी से आपके अनबनों की खबरें किसी से छुपी नहीं है, अभी भी सीट का फॉर्मूला डिसाइड नहीं है। कैसे आगे बढ़ेगी आपकी पार्टी, कैसे आप आगे वोट परसेंट अपना इंक्रीज कर पाएंगे, और वो भी तब जब हम देख रहे हैं कि एक तरफ एक बड़ा बृहद सा मुद्दा राम मंदिर है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अब शुक्रिया मोदी भाईजान करते हुए कैंपेन चला रही है। तो परेशानी तो होने वाली है, आपके पास संगठन भी कम है उत्तर प्रदेश में इस वक्त। पारुल जी, प्रधानमंत्री मोदी जी के गृह राज्य गुजरात की एक महिला है जो दर बदर की ठोकरें खा रही हैं, वो भी मोदी जी को शुक्रिया भाईजान कहना चाह रही हैं, क्योंकि गुजरात सरकार ने उनके सामूहिक बलात्कार के दोषियों को रिहा कर दिया। तो मैं भाजपा वालों से कहना चाहूंगा कि बिल्किस बानो का भी शुक्रिया ले लीजिए, उसको न्याय दिलाकर। यदि थोड़ी शर्म बची हो तो बिल्किस बानो का भी शुक्रिया ले लीजिए। ठीक, जावेद साहब आपका क्या मत है इस पर कि वो कह रहे हैं हमने तमाम योजनाएं दी, आपका क्या है विचार है? जावेद साहब, मैम समय थोड़ा कम है, कुछ बोल दीजिए। समय थोड़ा जो आपका विषय था वो बहुत तार्किक और गंभीर बात है। राजनीतिक क्षेत्र में सबको अपना हक है अपने कार्य को बताना और वोटर को लुभाना, ये तो यहाँ तक तो जायज है। मोदी सरकार को इतना बेहतरीन मौका मिला और है भी कि आप एक संदेश दें कि वाकई में हम सबके साथ और सबके विकास की बात करने वाली सरकार क्यों इतनी ज्यादा बेबसी दिख रही है। आप विकास पे के बाद धर्म पे आ गए, आप मंदिर मस्जिद करने लगे, नफरत की बात करते हैं। आपको दुनिया की तीसरी ताकत या पहली ताकत बनना है, तो क्या कर्नाटका मॉडल में जिस तरह से इसी सरकार ने एक बेहतरीन मिसाल दिया कि वहां पे जितने धार्मिक स्थल थे उनके सुरक्षा के लिए कानून लाया गया, क्या वो उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता?
क्या वो दिल्ली में नहीं हो सकता, पूरे देश में नहीं हो सकता? ठीक है सर, समय थोड़ा सा कम है, मुझे आप लोगों से अब इजाजत लेनी होगी। योजनाओं का जिक्र हो रहा था और ये पूछा जा रहा था कि मुस्लिमों के लिए खास तौर पर बीजेपी के पास क्या योजनाएं हैं। लिस्ट मेरे हाथ में है, एंड में चलते चलते आपको पढ़कर सुना देती हूँ। उस्ताद योजना है जिसके तहत 9 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने का लक्ष्य था। विरासत योजना, अल्पसंख्यक कारीगरों को 10 लाख तक लोन की बात। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। नया सवेरा योजना, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग। कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसको चलाया जा रहा है, लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो जाति के साथ वोट को भी लेकर बात होती है। ये कहा जाता है किस जाति का वोट किसके पास जाएगा, कौन किस तरीके से वोटर्स को लुभा पाएगा। तो अभी जुट गए हैं राजनीतिक दल अपने वोटर्स को लुभाने के लिए। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये नया मिशन तैयार किया इसके तहत वो कितनी कामयाब होती है और कितना मोदी जी को भाईजान बनाकर लोग शुक्रिया अदा करते हैं, या फिर विपक्षी दलों ने समझाने में कामयाब हो पाएंगे। जो अभी इतनी सारी कमेंटिंग चल रही थी, कमेंट किए जा रहे थे एक दूसरे पर। बहरहाल दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।